हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर की शांति शिक्षा की क्लास में आज मैं आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मानवाधिकार को अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पर हमें दो शब्द कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। पहला क्या मिल रहा है? मानव और प्लस अधिकार। तो मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? मनुष्यों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो क्या है? मानवाधिकार है। संविधान में बात करते हैं कि मानवाधिकार कहाँ पर है, तो संविधान में मानवाधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? मौलिक अधिकार में। यानी कि जो मौलिक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं वही क्या है? मानवाधिकार हैं। ठीक है। मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में की गई थी। और इसीलिए हम प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष हम 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। दोनों ही जो आपके पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि मानवाधिकार की घोषणा कब की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। अभी निकल के गया है आपका 10 दिसंबर। ठीक है। अब मानवाधिकार हैं क्या? तो मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव हकदार है। हर मनुष्य को ये अधिकार मिले हुए हैं और इन अधिकारों को किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि ना तो कोई व्यक्ति अलग कर सकता है, ना ही कोई सरकार छीन सकती है आपसे अधिकार। हाँ, और अगर इन अधिकारों का हनन हो रहा है, बाई चांस आपसे कोई ये अधिकार छीन रहा है, तो आप कहाँ शरण ले सकते हैं? सीधे आप न्यायालय में जाकर शरण ले सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट तो है ही, बट सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता, और अगर कोई व्यक्ति छीनने का प्रयास कर रहा है तो आप कहाँ जाएं? सीधे सीधे कोर्ट में। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में कौन से भाग या अनुच्छेद में किया गया है। कितने मौलिक अधिकार मनुष्यों को प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किए गए हैं। ठीक है। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 3 और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 में। बात करते हैं कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या दी गई है वो है 6। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं मनुष्यों को? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि पहले कितने प्राप्त थे। तो पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 7 मौलिक अधिकार। एक सेकेंड। पहले जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी, पहले कितनी थी? पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, बट किया गया कि जो 7वां मौलिक अधिकार है, कौन सा था? 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अब इसको हटा दिया गया है और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, या 300A भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो 300A अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और फिलहाल जो आपके मौलिक अधिकार हैं कितने हैं? 6 हैं। इसमें सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करते हैं तो समानता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 से 12 के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से 28 के अंतर्गत, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया है 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 में। ठीक है। मौलिक अधिकारों को याद कर लेना और इनके जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं इनको भी याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं मानवाधिकार जो है इनका मानवाधिकार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी गया था। मानव अधिकारों का संरक्षण यानी कि जो शिक्षा दी जाए इन अधिकारों से जुड़ी हुई, उसका उद्देश्य क्या है, क्या बताया जाए। तो देखो, जब हम मानव अधिकारों को लेकर के शिक्षित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है या व्यक्ति क्या है, जागरूक रहेगा कि भाई ये हमारे अधिकार हैं, और अगर उनका हनन हो रहा है तो उसके प्रति भी क्या रहे, वो सतर्क रहेगा। ठीक है। मानव स्वतंत्रता इसका उद्देश्य रहेगा, विश्व में शांति बनाए रखना, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा व जागरूकता कि कोई आपका क्या ना कर पाए, शोषण ना कर पाए। अगर आपको आपके अधिकार पता होंगे
तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता उस टाइम पर। जैसे आपको अभी मैं अनुच्छेद 23 में बताऊंगी, बलात् श्रम है आपका, फिर बाल श्रम है, ठीक है, बाल श्रम निषेध है कि जो बच्चे हैं आपके उनसे काम नहीं कराया जा सकता, इस टाइप से जो है। तो जब आपको अपने अधिकार पता होंगे तो कहीं ना कहीं आप जागरूक रहेंगे, कोई दूसरा आपको वहाँ पर क्या है प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, आपका शोषण नहीं कर पाएगा। इसके बाद हिंसा रहित वातावरण बनाए रखने में, तो ये सब इसके उद्देश्य रहेंगे। आगे आते हैं लोकतंत्र क्या होता है, इसके बाद है आपका टॉपिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जिसको हम डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, लोकतंत्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस तंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। बोला भी जाता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है, जनता से ही बना गया शासन क्या होता है, लोकतंत्र होता है, ठीक है। सीले के अनुसार क्या डेफिनेशन है कि लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या है, भाग लेता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। तो इनकी डेफिनेशन जरूर याद रखना कि अब्राहम लिंकन ने क्या बोला है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता का ही शासन होता है और जनता के द्वारा ही होता है, जनता के लिए होता है। क्योंकि लोकतंत्र में है क्या, हम ही लोग चुनते हैं सरकार को, ठीक है, हम लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, जैसे अभी होगा चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहाँ क्या है, हमारी भी भूमिका रहती, जनता की भूमिका रहती है, इसलिए जनता का शासन बोला जाता है इसको। आगे आते हैं भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता, दूसरा समानता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, बंधुत्व भी भाईचारे में ही आ जाएगा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय, ये सब क्या है, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कर्तव्यों व अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, योग्य नागरिकों के निर्माण के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए, नेक्स्ट मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए। यानी कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जो भी हमारे कर्तव्य अधिकार हैं उनका ज्ञान कराने के लिए, योग्य नागरिकों को निर्माण करने के लिए, देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए और मानवीय मूल्यों का या मानवीय गुणों का विकास करने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है, ठीक है। लोकतंत्र, अच्छा कभी कभी पूछ लेते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया है, तो वो मैंने नोट में लिख दिया कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के, इंग्लिश का वर्ड है डेमोक्रेसी, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है डेमोक्रेसी, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये यूनानी भाषा के जो दो शब्द हैं डेमोस और क्रेटिक, इनसे मिलकर के बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ होता है शासन, यानी कि शक्ति का शासन, यानी कि बोल सकते हैं किसका शासन, जनता का शासन। अगर आपसे पूछे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जनता का शासन है, ठीक है, जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन भी है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का वहाँ पर नकारा गया है, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, जो आपकी वैसी उपाधियां होती ना उनको बिल्कुल जैसे पहले मिलती थी ना सरदार वगैरह की, जमींदार, ऐसी उपाधियां जो है वो इनको अंत कर दिया गया है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई वाली जो उपाधियां वो मिलती रहेंगी। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्राप्त है, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में दैहिक जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगारी। बेगारी क्या होती है, तो यानी कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, ये जो बलात् श्रम है ये जो बड़े लोगों से है, यानी कि मनुष्य का जो व्यापार है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, देह व्यापार वगैरह हो गए। और बेगारी का मतलब ये होता है कि आप काम करवा लें और उसका पैसा ना दें, यानी किसी व्यक्ति से आपने कोई भी कार्य करा लिया और उसका फिर उसको कीमत नहीं दी, उसका उसके काम करने का जो मूल्य है वो नहीं दिया, तो वो बेगारी कराना होता है। तो बलात् श्रम निषेध है आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, और बाल श्रम निषेध है आपका अनुच्छेद 24 में, जिसमें छोटे बच्चों से कारखानों में या फैक्ट्रियों में या दुकानों पर काम कराना बिल्कुल ही निषेध है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 300 का, जिसमें आपका संपत्ति का अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट इसको 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया है। और अगला है अनुच्छेद 325, तो इसमें मताधिकार और निर्वाचन से संबंधित अधिकार है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म,
जाति और लिंग के आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा और ना ही कोई विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये भी चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा, वैसे मैं आपको समझा दे रही हूँ। देखो, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर ना तो आपको मतदान के लिए कोई विशेष अधिकार दिया जाएगा और ना ही क्या है, वंचित किया जाएगा। तो ये आपका आ जाता है 325 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो आज फिर इतना ही रखती हूँ। बाकी का जो आपका रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट कराऊंगी। ज़्यादा नहीं बची हुई है, मुश्किल से आपकी 2 होंगी क्लास और आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा शांति शिक्षा का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।